हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सभी का स्वागत है एक बार अपने इस हिस्ट्री क्लासेस YouTube चैनल के अंदर। और साथियों याद रखना, हमने पिछली क्लासेस के अंदर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हर एक वंश का चर्चा कर ली है। आज हमारे पास दो वंश आएंगे। एक होगा शिशुनाग वंश और दूसरा होगा नंद वंश। एक होगा शिशुनाग वंश और दूसरा होगा नंद वंश। साथियों समझ में आया। हम चर्चा करेंगे शिशुनाग वंश के दो शासक होंगे, नंद वंश के दो शासक होंगे। शिशुनाग वंश के दो शासक होंगे, नंद वंश के दो शासक होंगे। इन शासकों की हम चर्चा करेंगे आपके लिए, है ना। चलिएगा साथियों, एक बार सभी बेस्ट ऑफ लक। थंबनेल भेज दीजिएगा और हम चलते हैं सीधा आगे। चलिएगा, पहला शासक कौन सा शासक हो? शिशुनाग 412 से 394। पहला है शिशुनाग। पहला कौन सा है? शिशुनाग। शिशुनाग देख लीजिए, लिखते हैं ये शिशुनाग 412 से 394, 394 ईसा पूर्व। साथियों देख लीजिए, अगर हम शिशुनाग की चर्चा करें, इसकी ये राजा बनने से पहले काशी का मांडलिक था। मांडलिक से क्या मतलब है? राज्यपाल था। मांडलिक से क्या मतलब है साथियों? राज्यपाल था। मांडलिक से राज्यपाल था। देख लीजिएगा शिशुनाग की चर्चा। भैया इसके पीछे कारण क्या है? पुराणों में से देख लीजिएगा। अगर हम कारण देखें, कहते हैं इसकी रक्षा एक नाग ने की है। इसकी रक्षा एक नाग ने की है। नाग मीन सर्प ने की है। तो कहते हैं जब इसे कहते हैं ये क्षत्रिय है, कि पिता क्षत्रिय और माता कहते हैं वैश्य है। भैया कहते हैं कि पिता क्षत्रिय और माता वैश्य है, और जब पिता क्षत्रिय और माता वैश्य होती है तब इसे क्या किया जाता है? इसे त्याग दिया जाता है। जब इसका त्याग करते हैं तब इसे कोई ना कोई तो बचाने वाला भी था साथियों ना। लिच्छवी के राजा की वैश्य थी, लिख लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार साथियों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पिता क्षत्रिय, माता वैश्य थी। जब ये बात होती है तब क्या होता है? इनको परित्याग कर दिया जाता है, और जब परित्याग करते तो एक नाग के द्वारा इसे रक्षित होता है। इसे जंगल के अंदर ये रखा था, पड़ा था, वहां पर मिला था। तब कहते हैं कि वहां पर की जनता, वहां की पब्लिक थे, वहां के लोग थे, वो इकट्ठा हुए। जब वहां के लोग इकट्ठा हुए तो एक नाग उसके पास में था। तभी वहां पर एक सैनिक आता है तो नाग दूर रहता है, हट जाता है, और वो सैनिक उसे बच्चे को लेकर जाता है। नाग पीछे आता है, तो कहते हैं नाग पीछे आता है तो वो कहता है कि अब इस नाग से इसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी नाग ने इसकी रक्षा की है। तब इसे कहते हैं शिशुनाग। तब शिशु मतलब होता है बच्चा। शिशु मीन होता है बच्चा भगवान का रूप। नाग मीन होता है सर्प या नाग देवता। नाग के द्वारा रक्षित था। यह नाग के द्वारा रक्षित था, मानते हैं इसे क्षत्रिय भी मानते हैं। और इसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पिता क्षत्रिय, माता वैश्य थी। समझ में आया ना साथियों? चलिएगा आगे चलते हैं। कहां पर है? चलिएगा आगे चलते हैं। इसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। लिख लीजिएगा, इसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। साथियों वैशाली को क्या किया इसने? दूसरी राजधानी बनाया। माना जाता है वैशाली को दूसरी राजधानी बनाने के पीछे के पर्पस भी था। इसका मुख्य कारण था कि रक्षा हो जाए, दूसरों से क्या हो जाए? रक्षा हो जाए।
चलिएगा, इसके सभी क्षेत्र थे, देख लीजिए, अवंती और वत्स को छोड़ दिया, अवंती व वत्स को, अवंती व वत्स को छोड़कर, अवंती व वत्स को छोड़कर इसने क्या किया, सभी साम्राज्य मगध में मिला लिए, सभी साम्राज्य मगध में मिलाए, सभी साम्राज्य मगध में मिला दिए, सभी साम्राज्य मगध में मिला दिए, सभी साम्राज्य मगध के अंदर मिला दिए। साथियों नोट कर देना कौन सी चीज है, सभी साम्राज्य मगध के अंदर मिला दिए, अवंती को छोड़कर इसने सभी साम्राज्य, अवंती और वत्स को छोड़कर, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, इसकी ज्यादा कुछ कहानी नहीं है, इसकी ज्यादा कुछ भी कहानी नहीं है। आगे चलते हैं, कालाशोक 354 से 367, अगला शासक कालाशोक, अगला शासक कालाशोक, अगला शासक है कालाशोक, अगला शासक कौन सा है भैया, कालाशोक, 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 अगला शासक कौन सा है, कालाशोक, कालाशोक। मैंने आपको लिखाया था, मैंने शुरुआत के अंदर आपको लिखाया था शिशुनाग, देख लीजिए, कालाशोक 354 से 367, 354 से 367, 354 से 367 ईसा पूर्व, 354 से 367 ईसा पूर्व। ज्यादा कुछ भी चर्चा नहीं है कालाशोक के बारे में, ज्यादा कुछ भी चर्चा नहीं है कालाशोक के बारे में। यह भी इसका है, इसका मूल नाम काकवर्ण कहते हैं, इसे पुराणों के अंदर काकवर्ण कहते हैं, पुराणों में इसे काकवर्ण कहते हैं, काकवर्ण कहते हैं। भाई साहब काला था, इतना बुरा था, इतना भद्दा था, देखने में क्या लगता था। चलेगा, कालाशोक सिंहली ग्रंथों के अनुसार, सिंहली ग्रंथों के अनुसार, सिंहली ग्रंथों में से कालाशोक कहते हैं, कालाशोक कहते हैं। भाई साहब जो काले हैं वो गुस्सा मत करना, क्यों मैं भी काला हूं, मैं भी आपको जैसा हूं। हमारे भारतीयों के अंदर रंग कैसा है भैया, भारतीयों का रंग कौन सा है, सांवला रंग है। और सांवला कौन होते थे, कृष्ण होते थे। और आपको पता है कृष्ण की कितनी गोपियां थी, समझ लेना, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। सांवले बड़े हरामी होते हैं, बड़े साले कमीने होते हैं, पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते। समझ में आया, समझ में आया ना। चलिएगा आगे चलते हैं, ठीक है। पुणे राजधानी परिवर्तन की, पाटलिपुत्र को बना दी राजधानी, राजधानी परिवर्तन की, राजधानी परिवर्तन की। कहां से कहां परिवर्तन की, पाटलिपुत्र को पुणे बना दिया, पाटलिपुत्र को पुणे राजधानी बना दिया। साथियों किसे, पाटलिपुत्र को पुणे राजधानी बना दिया, पाटलिपुत्र को इसने पुणे राजधानी बना दिया, पाटलिपुत्र को इसने पाटलिपुत्र को पुणे राजधानी बना दी। चलिएगा, परिवर्तन यानी पाटलिपुत्र को इसने पुणे राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी परिवर्तन, पाटलिपुत्र को पुणे बना दिया, पाटलिपुत्र को इसने पुणे राजधानी परिवर्तन कर दिया, इसने पाटलिपुत्र को पुणे राजधानी परिवर्तित कर दिया। देख लीजिएगा किससे परिवर्तन किया, वैशाली से पुणे परिवर्तन किया। और पहले कौन थी, वैशाली से पाटलिपुत्र कर दी, वैशाली से पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तन कर दी। साथियों परिवर्तन कर दी है, ठीक है ना। कहते हैं कालाशोक है ना, बिल्कुल। महाबोधि वंश के अनुसार इसके 10 पुत्र थे, लिख लीजिएगा, महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार इसके 10 पुत्र थे, 10 पुत्र थे। और ये 10 पुत्र कैसे थे, अयोग्य पुत्र थे। 10वां पुत्र कैसे थे, अयोग्य पुत्र थे। 10वां पुत्र कैसे थे भैया, अयोग्य पुत्र थे। जब अयोग्य पुत्र थे तो आपको पता होगा शासक कौन बनेंगे, अगले बनेंगे। 10वां पुत्र अयोग्य थे, अयोग्य होने के कारण शासक कौन बने, नंद वंश के शासक बने। नंद वंश के महापद्मानंद बन गए, महापद्मानंद शासक बने। अगले शासक कौन होंगे, अगला वंश हमारे लिए कौन सा होगा, महापद्मानंद यानी नंद वंश हो जाएगा, हमारे लिए नंद वंश हो जाएगा भैया। चलिएगा बात करते हैं नंद वंश की। अगला हमारे कौन सा होगा, अगला हमारे कौन सा होगा, नंद वंश हो जाएगा। अगला हमारे कौन सा हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा। चलिएगा नंद वंश के शासक मैंने आपको लिखाया था, पहला पेज
पहला पेज खोलिएगा, नंदवंश महापद्मानंद, एक तो है महापद्मानंद 344 से 343 से 323, 344 से 323, महापद्मानंद महापद्मानंद 344 से 323, महापद्मानंद महापद्मानंद 344 से 323 ईसा पूर्व, माँ देख लीजिएगा 344 से 323 ईसा पूर्व। चलिएगा साथियों महापद्मानंद हो गए। अगर आगे चलते हैं, महापद्मानंद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। इसे कहते हैं, इसकी उपाधियां महत्वपूर्ण है, इसकी उपाधियां महत्वपूर्ण है, लिख दीजिएगा नंदवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, नंदवंश का सबसे शक्तिशाली, नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक, नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अगर इसकी उपाधियां बात करें, मेरे को उपाधियां इसकी बहुत पसंद आई है, इसकी उपाधियां खतरनाक उपाधि है, खतरनाक कहते हैं। पिता क्षत्रिय माता शूद्र, देख लीजिएगा पुराणों में पिता क्षत्रिय माता क्षुद्र है। तो कहते हैं नापित नाई, इसे नापित नंद कहते हैं। और पुराणों के अंदर इसकी उपाधि देखते हैं, तो सर्व छत्रांतक कहते हैं इसे, सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला था साथियों। कौन था क्षत्रियों का नाश करने वाला? भार्गव यानी दूसरा परशुराम। साथियों इसे परशुराम की उपाधि क्यों मिली है? दूसरा परशुराम, क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया था। और आपको पता होगा परशुराम ने कम से कम 2 से 3 बार पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। एक राट एक छत्र, उपाधि और देख लेते, एक राट एक छत्र इसकी उपाधि है साथियों। बौद्ध ग्रंथों में इसे डाकू राजा कहते हैं। डाकुओं का राजा। इसके दोस्त थे ना, सभी डाकू थे, डाकुओं का राजा कहते थे, डाकुओं का राजा कहा जाता था। और कहते हैं जैन ग्रंथों में गणिका से उत्पन्न संतान, जैन ग्रंथों के अनुसार इसे गणिका से उत्पन्न संतान कहते हैं साथियों। समझ में आया? ये थे महापद्मानंद की उपाधियां, ये तो है महापद्मानंद की उपाधियां कहते हैं। और धर्म उसका जैन था। धर्म कौन सा था भैया? इसका अगर धर्म की चर्चा करें, इसका धर्म कौन सा था? धर्म था ये जैन धर्मावलंबी था। चलिएगा आगे, और क्या बात है, और इसके बारे में कौन कौन सी चर्चा है। और पीपलीवन के राजा, इसने पीपलीवन के मौर्य राजा महाराज चंद्रवर्धन कौन थे? महाराज चंद्रवर्धन साथियों लिख देना ऊपर, नोट कर देना ऊपर, चंद्रगुप्त के पिता थे। चंद्रगुप्त के पिता। और इसकी पत्नी कौन थी भैया? मुहुरा। पत्नी कौन थी? मुहुरा से इसने क्या काम कराया था भैया? इसे दासी बना दिया। और मुहुरा क्या करती थी? जंगल में मोर पालती थी। जंगल में मोर पालती थी साथियों, जंगल में मोर पालती थी। मुख्य चीजें ये हो गई है, और इसे कुछ खास नहीं है। इसने बस ये महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वपूर्ण चीज है, इसने कलिंग को जीता।
कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। खारवेल था। खारवेल देख लीजिएगा, कलिंग के अंदर इसने क्या बनाई? नहर बनाई। नहर बनाई। नहर बनाई। कलिंग, इसका अभिलेख कौन सा है? इसका अभिलेख, अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका अभिलेख कौन सा है साथियों? हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका। देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण चीजें हुई कि नहीं हुई? यह महत्वपूर्ण चीजें हुई कि नहीं हुई? यह महत्वपूर्ण चीजें हुई कि नहीं हुई है? चलिएगा, और कुछ नहीं है साथियों, और कुछ नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे नामदेव नगर बसाया। महत्वपूर्ण चीज है, गोदावरी नदी के किनारे नामदेव नगर बसाया। गोदावरी नदी के किनारे इसने नामदेव नगर, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, नदी के किनारे, किनारे नामदेव नगर बसाया। नामदेव नगर बसाया। नामदेव नगर बसाया। गोदावरी नदी के किनारे नामदेव नगर बसाया। उसी नामदेव नगर के अंदर, इसी नामदेव के अंदर, नगर के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह की धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते समय, धनुष प्रत्यंचा, प्रत्यंचा चढ़ाते समय मृत्यु हुई है, मृत्यु हो जाती है। इसके पुत्र 10 थे। पुत्र कितने थे? 10 थे। सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे शक्तिशाली कौन था? धनानंद। धनानंद का सेनापति कौन था? सेनापति इसका भाई था भद्रसाल। इसका भाई कौन था? भद्रसाल। समझ में आया ना साथियों? समझ में आया कि नहीं है? महत्वपूर्ण चीज है। समझ में आया कि नहीं आई है? चलिएगा साथियों, आगे चलते हैं, आगे शासक कौन सा है? धनानंद। धनानंद या घनानंद, धनानंद या घनानंद। लिखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। इतिहास में भोग विलासिता में सर्वश्रेष्ठ शासक था। और क्या किया था भैया? महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण था। विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर भी आया था। निकेटर इसके समय आया था। समझ में आया? और इसे पराजित किसने किया था? देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण एक चीज है कि इसने चाणक्य का अपमान किया था। इसने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य का अपमान किया। तो चाणक्य ने क्या शपथ ली थी? चाणक्य की शपथ क्या थी? चाणक्य की शपथ थी ये शपथ थी कि मैं जब तक चाणक्य की शपथ थी कि जब तक इसे पराजित नहीं कर देता, मार नहीं देता, तब तक मैं क्या करूंगा? चैन से नहीं बैठने वाला। जब तक इस मगध के तख्त पर, मगध के सिंहासन पर, जब तक इस मगध के सिंहासन पर अखंड भारत का स्वामी नहीं बैठा देता। अखंड भारत का स्वामी नहीं बैठाता। अखंड भारत का स्वामी नहीं बैठा देता, तब तक अपनी चोटी मीन शिखा नहीं बांधूंगा। चलिएगा साथियों, ये है इसकी शपथ। और इसने अपनी शपथ का पालन किया। पालन किया। और बैठाया किसे? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया। इसका सेनापति
इसका सेनापति भद्रसाल, इसका सेनापति भद्रसाल। इसकी बहन दूरधरा, दूरधरा प्रेम किससे करती थी? चंद्रगुप्त से, विवाह भी चंद्रगुप्त से, समझ में आया ना? समझ में आया। इसे पराजित वह मारा किसने? चंद्रगुप्त ने क्या किया? मौर्य वंश की नींव रखी। चलिएगा साथियों, ये हमारे कंप्लीट हो गया मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और शिशुनाग वंश सभी हमने क्लियर कर दिया, नंद वंश भी हमने क्लियर कर दिया। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य। इतिहास के अंदर सबसे पहले अखंड भारत का स्वामी, एक अखंड भारत बना था जिसका मुख्य एक शासक था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसे बनाया किसने? चाणक्य ने बनाया है। उसी की चर्चा करेंगे। चलिएगा साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर। मस्त रहिए, स्वच्छ रहिए, खुश रहिए और माता पिता का आशीर्वाद बना रहिएगा आपके साथ में। चलिएगा साथियों, और आपको पता होगा कि मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, साथियों, मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, कोई भी चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए। चलिएगा साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज सारण।